नमकीन वो ना मिली उतना तो 100 आदमी हो जाता क्या 4 आदमी खर्चा चला पाएगा। तो 10 गुलाटी है हमारा 50 वाले चैप्टर पढ़े थे। और इसमें भी क्या पढ़े थे मुख्य रूप से, जैसे कि मान लो जनसंख्या बढ़ गई, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। हम लोग की जनसंख्या पहले कितनी थी, आज कितनी हो गई? आजादी के समय 35 करोड़ था, आज 140 करोड़, बहुत ज्यादा हो गया ना। लेकिन जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाए तभी भी हानि है, कम हो जाए भी तभी भी हानि। तो ज्यादा रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? एक उपाय यह है कि गर्भ मतलब अगर निषेचन ही ना हो, कोई बच्चा जन्म ही ना ले तो उसे रोक सकते हैं ना। दूसरा, और लोग को जागरूक करके रोक सकते हैं। तो जागरूक वाला पढ़ना है, जैसे कि मान लो कि जैसे बिहार में अगर जनसंख्या रोकना हो तो क्या करेंगे? चाहे कि पूरे भारत में जनसंख्या को कम करना हो तो और क्या उपाय है जो लोग कर सकते हैं? जैसे ये गर्भरोधक को छोड़कर बाकी और कोई, जैसे लोगों को जागरूक करके कि हम दो हमारे दो, ये नियम लगा के देखो। इसकी सबसे पहले शुरुआत 1951 में हुई थी, ठीक है। ये तुम लोगों बुक में भी दिया है कि 1951 में इसकी शुरुआत की गई इस तरह कार्यक्रम की, हम दो और हमारे दो, ठीक है। और इसमें जो कह रहे थे कि एक भी हम दो हमारे एक, वो भी नारा लिखा है, वो शहर के लोगों के लिए कुछ लोग अपनाए। हाँ उसमें हाँ, तो जैसे कि वो नारा सार्वजनिक नहीं है, जैसे सब लोग उसे नहीं अपनाते, लेकिन इस पर ज्यादा बल दिया जाए कि हम दो और हमारे दो, ठीक है। तो उसी तरह से इसकी शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? 1951 में। की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसे रोकना जरूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय लगाया गया। तो उपाय में बहुत तरह के उपाय है कि हम गर्भ ही ना होने दे, प्रेगनेंसी ना होने दे, कुछ लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे मान लो पहले के लोग देखना, अरे 10 मतलब जिसका 10 गो बच्चा रहता था कहता 10 गुलाठी है हमारा 50 गुलाठी नहीं कहते, जैसे जितना लड़का तो कहता था हमारा 2 गुलाठी है, ये सब ऐसे बोलते हैं ना। तो वही सब होता था। लेकिन अभी हम दो हमारे दो, उतना ही काफी है। इस अच्छा, इसमें परेशानियां क्या क्या हो सकती है? आता है एग्जाम में कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या परेशानियां हो सकती है? हाँ, किसकी कमी बताओ? गलत कि तो गलत होगा, नहीं तो सही। हाँ चलो, बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी। चलो और बताओ तो। बेरोजगारी बढ़ेगा और हाँ पालन पोषण और हाँ शिक्षा में कमी और कुछ, यही 3 वर्ड दिया है तुम लोगों को, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक। चलो, बेरोजगारी। जैसे अब बताओ, जब जनसंख्या बढ़ जाएगी, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा, मान लो कि हमारी कंपनी है, हमारा ही कंपनी है, और उसमें क्षमता है कि 4 लोगों को हम जॉब दे सकते हैं। अब जब संख्या खूब ज्यादा बढ़ जाए, अच्छा एक आदमी का परिवार मान लो कि 6 से 7 आदमी होगा, 6 से 7 आदमी तो मान लो इसके से 28 आदमी का परिवार चल जाएगा। मतलब 28 आदमी अपना पालन पोषण कर लेंगे, 4 आदमी कमाने से कर सकते हैं ना। और यही बढ़ के 100 आदमी हो जाता है, क्या ये 4 आदमी खर्चा चला पाएगा? नहीं। अच्छा, अगर तब इसके लिए क्या चाहिए कि इसमें से और लोग भी जॉब करें 100 लोगों में से, तो 100 लोगों में जॉब करे तो जॉब मिलेगा कहाँ? इससे क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी। तो जनसंख्या बढ़ने से भी क्या बढ़ती है? बेरोजगारी। दूसरा, पालन पोषण में कमी। ये बताओ, अगर हमारे पास 10 रुपया है, ठीक है, और मान लो कि हमारा 2 लड़का है सब, तो उन चाहेंगे कि 5-5 रुपए दोनों को दे दे। अब 10 होगा तब एक को बटा जाएगा, कौन को ना कहेगा हमको नमकीन वो ना मिली उतना, अब 5 नमकीन खा लेगा, सेवड़ा खा लेगा घर पे, हो जाएगा ना। इस तरह से मतलब कि कम रहेंगे तो हम उनका पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे, और ज्यादा रहेंगे तो नहीं कर पाए। ये कुछ हानियां। तो उसके बाद शिक्षा में कमी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा गया था कि आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं? तो बिहार की जनसंख्या ऐसे ही बहुत ज्यादा है, 13 से 14 करोड़ है। तो इसके लिए क्या करते जानते हो उन्होंने क्या कहा था? बस महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं। उसके लिए क्या होगा? मतलब उनका कहने का अर्थ ये था कि महिला शिक्षित हो जाएगी तो खुद उसको पता रहेगा कि हमको 2 बच्चे को जन्म देना है, कि 4 को देना है, कि 10 को। जब पते नहीं है तो जन्म दे पाएंगे, मतलब जितना हो सब अनलिमिटेड, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है शिक्षा हर जगह में। अच्छा देखो, बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत लोग को बच्चा नहीं होता है, सारा चीज सही होते हुए भी बच्चा नहीं होता है। जानते क्या? जैसे मान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, 1 से 5 दिन तक रहता है, मतलब 3 से 5 दिन चलता है, लेकिन वो रहता कितने दिन? 1 से 5 डे तक। अब इसके बाद से ये मैथुन की क्रिया करेंगे, तो बताओ मैथुन की क्रिया करेंगे तब निषेचन हो पाएगा? 14वां दिन अंडा निकलेगा। 14 दिन से लेकर 17 दिन के बीच में, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 14 से 17 दिन के बाद में अगर कोई व्यक्ति मैथुन करता है, तब क्या हो जाएगा? तब उसमें निषेचन की संभावना सबसे अधिक होती है। मतलब जब वो 14 से लेकर और 17वें दिन के बीच में अगर वो मैथुन की क्रिया करता है, तब उस समय निषेचन की संभावना सबसे अधिक होती है। और सबसे ज्यादा होती है 14वें दिन, सबसे ज्यादा होती है। इसी दिन होता है अंडो उत्सर्जन की प्रक्रिया, ठीक है। इसी दिन फैलोपियन ट्यूब में अंडा आता है, ठीक है। तब हमारे क्या थे इसके नुकसान थे?
किसके? जनसंख्या बढ़ने के। अब उस समय बताते कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट मतलब बम लगा के उड़ा देना। हाँ, तब मतलब एक ही जाति के जीवों की संख्या खूब ज्यादा बढ़ जाना। जैसे अब मान लो गाय है, और गाय मान लो पूरे भारत में 50,000 है, अब बढ़ के क्या हो जाएगी 20 करोड़, तो क्या इनमें जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ? हुआ। तो उसी तरह से मानव में जनसंख्या विस्फोट हुआ तो 35 करोड़ से आज कितना हो गए? ये सब क्या थी? हानियां। इसको रोकने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? हम शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आपके लिए 2 ही जरूरी है, 2 नहीं 4 नहीं जरूरी है। इसके लिए क्या बहुत सारे नियम भी चलाए जाते हैं, सरकार का अलग अलग नियम भी होता है। इसका कई तरह से इसका मतलब कार्यक्रम भी चलाया जाता है, बाल कल्याण कार्यक्रम चलाया जाता है। तो इसके लिए मतलब बहुत सारे उपाय भी बताए जाते हैं। देखो, एक होता है रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ, RCH। RCH देखो बुक में दिया है, RCH क्या होता है बताओ? रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ। देखो ये एक तरह का कार्यक्रम है जिसमें लोगों को बस जागरूक किया जाता है कि आपको कैसे बच्चे को जन्म देना है, कितने समय तक देना है, बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, कितने बच्चे को जन्म देना चाहिए, कब देना चाहिए, तो ये सब इसमें बताया जाता है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक और चीज किया गया था, बताओ क्या? जो दहेज से रिलेटेड है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा एक और कदम उठाई गई थी, उसमें बताओ वो क्या है? जो दहेज से रिलेटेड है। हाँ, इतना बता दिए। हम जैसे कि जो बिहार सरकार है, पूरे भारत की सरकार, इंडिया सरकार है, वो जो सरकार है वो एक नए कदम उठाए जिससे ना जनसंख्या और थोड़ा रुके। तो उसमें वो दहेज से रिलेटेड है, मैरिज एज से रिलेटेड है। देखो, अच्छा पहले के लोगों की मान लो लड़कियों की शादी 12 वर्ष पर हो जाता था, 13 वर्ष पर। महात्मा गांधी जी का हुआ था ना। तो उस समय तो बताओ, जब 12 साल पर तो अधिक बच्चे को जन्म देगी ना। सुनो, उस समय तो अधिक बच्चे को जन्म देगी। यही शादी मान के चलो कि अगर यही 20 साल का होता है तो और इतना 7 साल गैप हो जाएगा ना, और कम बच्चे को जन्म देगी। ये भी एक इसी के लिए किया गया था बहुत सारा। दूसरा, ये इस समय विकसित 12-13 साल पर कहाँ विकसित होता है अच्छे सारे अंग, तो उस समय भी बच्चे अच्छे से होते, इसके लिए उम्र बढ़ा दिया गया। तो लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21। तो हम इसलिए दहेज बोले कि तुम लोग कम से कम ये पकड़ो। हम डायरेक्ट बोले देते तुमको पता ही था कि 18 21 एज होता ही है। ये था, ठीक है। ये अब इसके लिए कुछ प्राकृतिक विधियां है, कुछ अस्थायी विधियां, कुछ गर्भरोधक। अब ये तो मान लो जागरूक कर लिए, फिर भी कर लिए लोग जानते हुए, मान लो बाई चांस किसी का मतलब मैथुन करते समय निषेचन हो गया तो उसको भी तो रोकना है। तो उसको रोकने के लिए हम अस्थायी या अस्थायी विधि का उपयोग, मतलब गर्भ नियंत्रण या जन्म नियंत्रण उसे बोलते हैं, कि जन्म को हम नियंत्रण करें, अधिक बच्चे जन्म ना ले। तो उसके लिए 2 तरह की विधि थी, एक अस्थायी विधि और एक अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधि और अस्थायी विधि 2 था, अस्थायी विधि और दूसरा था अस्थायी विधि, यही ना। चलो, अस्थायी विधि तो हम लोग कल पढ़ लिए थे कि अस्थायी विधि दो तरह का होता है। इसके अंदर नसबंदी आता है। नसबंदी के 2 तरह, एक नर में भी हो सकता है, एक पुरुष में, हाँ नर में भी, या दूसरा मादा में भी हो सकता है। तो जो नर में होता है उसको क्या बोलते हैं, जो मादा में होता है उसको क्या बोलते हैं? नर में होता है उसको वैक्सोटोमी, और इसी में मादा में होता है उसको ट्यूब। अच्छा, बताए भी थे क्या उसको वास इफ्रेंस बोलते हैं, उसी शब्दों से लेना। वास और टोमी मतलब क्या होता है? उसे काट देना, तो उसी से बना था वैस्कोटोमी। और जो फेलोपियन ट्यूब था उसमें ट्यूब उठा लेना और उसको काट देना, तो क्या होगा लगेगा? ट्यूबोटोमी। हिंदी में उसको बोले जाता है, मतलब ये देखो शुक्रवाहक उच्छेदन, ठीक है, इस तरह कुछ नाम है, शुक्रवाहक उच्छेदन। हाँ, और उसी तरह से और एक है उस, हाँ नलिका उसे, जैसे फ्लैपियन ट्यूब होता है, नलिका है, नली है, तो उसका उच्छेदन मैंने काट देना। तो काट के क्या करते तो बांध देते थे, है ना, तो काट के कुछ हिस्सा उसका निकाल देते थे। क्या वो दोबारा से उसको जोड़ा जा सकता है? कुछ साइंटिस्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं थे। उसमें लिखता है कि ये मतलब जोड़ना ये नामुमकिन जैसा है, मतलब कि ये दोबारा इसे रिवर्सेबल नहीं है। दोबारा इसको अच्छा जोड़ भी देते तो जो उसमें सिलियां लगी होती है बराबर नहीं भी देते, अंडा मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो हम लोग अस्थायी विधि पढ़ चुके थे। अब कौन सा विधि पढ़ना है? अस्थायी विधि। तो इसमें भी 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। और ये बताओ किसमें आएगा, प्राकृतिक है या कृत्रिम? हाँ, कृत्रिम है, क्योंकि इसमें जितना भी काम करे थे हम डॉक्टर द्वारा काट चीर फाड़ कर रहे थे, यही ना। देखो, जो पहले से रहेगा प्राकृतिक द्वारा हमें दिया गया होगा तो किसमें आ जाएगा? प्राकृतिक विधि में। और जो हम लोग कुछ करेंगे उसमें तो किसमें आ जाएगा? कृत्रिम में। तो ये बताओ, ये हम ही लोग कर रहे थे? कोई डॉक्टर होगा वो करेगा, लेकिन क्या प्राकृतिक द्वारा ऐसा किया गया था? नहीं।
तो ये किस में आ जाएगा, कृत्रिम विधि। अब इसमें भी दो तरह का होता है, एक कृत्रिम होता है, दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो बताओ प्राकृतिक के अंदर कौन आता है और कृत्रिम के अंदर क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है। देखो प्राकृतिक तरह से हम गर्भ को रोके, मतलब निषेचन क्रिया को रोकते, कोई बच्चा जन्म ना ले तो प्राकृतिक गर्भ मतलब जन्म नियंत्रण हो जाएगा। ये जो किसी कारण से, किसी और उपाय से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी मतलब कोई वस्तु से हम रोक दे तो कृत्रिम। कोई उपाय लगाते, कृत्रिम ऐसे समझो ना जो हम लोग कुछ करेंगे, प्राकृतिक जो नेचुरल हो, नेचुरल तरीके से हो। तो इसका भी होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार। इसमें सबसे पहला होता है आत्म संयम। आत्म संयम। अब ये आत्म संयम क्या होता है, देखो चलो तीनों का नाम लिखिए देते हैं। आत्म संयम होता है और दूसरा होता है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन और तीसरा होता है स्तनपान अनावर्त। यही ना, स्तनपान अनावर्त। ये 3 तरह के उपाय होते हैं किसमें, प्राकृतिक में। यही ना लिखा है, बाह्य स्खलन का एक और नाम लिखा हुआ, अंतरित कुछ करके लिखा हुआ, लिखा है हाँ, अंतरित मैथुन। ठीक है। तो अच्छा स्खलन हम बहुत पहले बताए थे, स्खलन का मतलब क्या होता है। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते थे उसमें बताए थे कि स्खलन का मतलब क्या होता है। स्खलन का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से अगर नर अपना स्पर्म को शरीर से बाहर निकाले तो उसी को क्या बोलते थे, स्खलन। ठीक है। अब इधर आते हैं। अच्छा आत्म मतलब खुद, सेल्फ, और संयम मतलब उसे कुछ एक तरह से नहीं कहते कि संयम बरतना चाहिए, बस वही है कि आत्म संयम मतलब खुद को अपने रिप्रोडक्शन में मतलब निषेचन या होने से बचाना चाहिए। निषेचन, अच्छा बताओ कब ये मैथुन करेगा कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी, कब ये मतलब मैथुन की क्रिया करेगा कि इसमें निषेचन नहीं होगी, कब कर सकते बताओ। इसमें नाम है देखो आत्म संयम, मतलब वो समय होगा ना, कुछ ऐसा समय होगा ना जिस समय हम संयम बरतेंगे, जैसे उस समय के बीच में हम क्या करेंगे, मैथुन की क्रिया नहीं करें। कब, 10 से लेकर 17वें दिन के बीच में हम लोग मैथुन की क्रिया नहीं करें, क्योंकि इस समय पॉसिबिलिटी किसकी होती है, निषेचन हो जाने की। समय निषेचन हो जाए, आप कहोगे अंडो उसर का तो 14 दिन होता है, 14 दिन होता है ना, ये 10 दिन क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि देखो किसी में अपवाद भी होता है, कुछ लोग में 12 ही दिन पर बाहर आ जाता है, तो कभी कुछ अलग टेक्निकल मतलब कुछ उसमें और दिक्कत हो, जिसके कारण पहले तो उसी समय, इसीलिए उसमें बोला कि 10 से 17 दिन तक अंडा एक्टिव रहता है, किसके लिए, निषेचन के लिए। उसके बाद से और इसमें परिवर्तन होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटने लगता है, अंतर्गर्भाशय बेदी टूटने लगती है, और इसके बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल का लगभग दिन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, मैथुन की क्रिया नहीं करना चाहिए। तो बताओ इसमें कोई हम इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किए, कोई प्राकृतिक छेड़छाड़ इसमें मतलब कृत्रिम छेड़छाड़ किए, इसमें कुछ नहीं। जो हम खुद आत्म संयम बरते थे प्राकृतिक तरीके से हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, आत्म संयम द्वारा जन्म नियंत्रण। तो कब हमें मैथुन नहीं करना चाहिए, 10 से 17 दिन। ये पूछा है एग्जाम में कि मैथुन की आत्म संयम में कब से कब तक मैथुन नहीं करना चाहिए। 10 से 17वें दिन तक, 9 से 17वें दिन तक, उसके बाद से दिया 12 से 17वें दिन तक, कितना दिन तक, 10 से, बुक में जो लिखा है वही बता रहे हैं, 10 से 17वें दिन तक। दूसरा है बाह्य स्खलन। बाह्य मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, बाहर। अच्छा उसका स्खलन यानी वीर्य को निकालना। अब देखो जब मैथुन की क्रिया होती है तो निषेचन कब होगा, जब वीर्य सेचन की क्रिया होगी, यानी जो स्पर्म होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, मादा की योनि तक। हम ऐसा करें कि मादा की योनि तक पहुंचने ही ना दे और मैथुन की क्रिया भी हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा अंतिम समय जब स्पर्म निकलने वाला होता है तो अपना जो पेनिस होता है, चाहे क्या कहते हैं उसको, सीसन होता है, उसे वेजाइना से बाहर कर दे ताकि जो शुक्राणु वो कहाँ चले आए, बाहर, योनि में ना जाए। उसी को स्खलन मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, और बाह्य मतलब बाहर निकाल देना, मतलब वो मादा के शरीर में भी नहीं जाने देना। इसी को क्या बोलते हैं, बाह्य स्खलन। इसके द्वारा भी बने, लेकिन ये ज्यादा सेफ नहीं है। ठीक है, कि सबसे मतलब एक तरह से कहेंगे ना कि उतना ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि लोग इससे बच नहीं पाते हैं, ये ज्यादा सेफ है। तो इसमें अच्छा किसी को बताओ, किसी को मतलब नए बच्चे को जन्म देना है तो कब उसको मतलब मैथुन की क्रिया करना चाहिए कि निषेचन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो। अरे इसी समय 14 से लेकर 17वें दिन तक, सबसे ज्यादा होती है 14वें से 15वें दिन तक। ठीक है, इस समय हम ना करेंगे तो बच्चा नहीं होगा बस। उसके बाद से स्तनपान अनावर्त। अच्छा इतना पढ़ाए थे, जब किसी बच्चे मतलब माता की प्रेगनेंसी हो जाती है किसी मादा की, तो उस समय क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है कि रुक जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं घटता है। कार्पस लुटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करते रहता है, जिसके कारण अंतः गर्भाशय भित्ति नहीं टूटती। लेकिन क्या सोचे हो कि कब फिर चालू होगा,
कब चालू होगा? जन्म के बाद। हाँ, कब चालू होगा? नहीं नहीं, मतलब एक बच्चा है वो माँ के 6, सुनो सुनो, एक बच्चा जो 9 मंथ घर में पलता है, तो मान लो इसमें 6 मंथ मिल जाए तो बच्चा गर्भाशय में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। जन्म के 6 मंथ बाद, ठीक है, किसी में 2 मंथ बाद भी शुरू हो जाता है, 2 मंथ बाद भी शुरू होता है, अलग अलग रीजन, लेकिन मुख्यतः 6 महीना तक, ठीक है। अच्छा, तो उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं घटेगा। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं घटेगा तो दोबारा अंडा का निर्माण होगा। अंडा का निर्माण कौन कराता था? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन एक अंडा का निर्माण करा दिया, दूसरे अंडा का निर्माण कराने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट के फिर बढ़ना चाहिए। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा ही नहीं तो फिर दूसरा अंडा बनेगा, दूसरा अंडा बने के निषेचन हो पाएगी उस समय नहीं। तो बच्चे के जन्म से लगभग 1 से 5वें मंथ तक, मतलब 1 से 5 से कहीं 6 भी लिखा है, ठीक है। मुख्य रूप से बचने का उपाय होता है 2 से 3 मंथ। इस समय कोई मैथुन की क्रिया करता है तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन की पॉसिबिलिटी 0 के बराबर होती है। अच्छा, ये बताओ इस समय आता क्यों नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल? इस समय क्यों नहीं आता है? क्योंकि दूध स्राव होता है, उसके लिए बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह निकलता है, तो जो इसको लेवल को नहीं घटने देता है, और ये क्या होते हैं, इस समय नया अंडे का निर्माण नहीं होता है, तो निषेचन की क्रिया नहीं होता है। ये तीनों क्या थे? प्राकृतिक विधि। अब इसमें बताओ किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट का बाहरी प्रयोग किया गया? बस खुदे से बचा गया कि ये आत्म संयन, मतलब हम क्या करें, इस जब निषेचन की पॉसिबिलिटी हो 10 से 17वें दिन के बीच में हम लोग मैथुन की क्रिया ना करें तो उस समय निषेचन नहीं होगा। तो इस समय क्या होगा? बच्चा जन्म लेने से रुक जाएगा, प्रेगनेंसी होने से रुक जाए। दूसरा बाय स्खलन, मतलब वीर्य हमारा भी मैथुन के समय कहाँ निकाल दे? शरीर से, मादा के योनि में ना छोड़कर बाहर छोड़ दे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? बाय स्खलन। उसके बाद है स्तनपान अनावर्त। स्तनपान इसलिए दिया कि दूध पिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? स्तनपान। अच्छा, जलपान बोलते हैं ना, जलपान के मतलब क्या होता है? नाश्ता एक तरह से कर लेना। स्तनपान मतलब जो स्तन से क्या निकलेगा? दूध, उसको पिलाना। जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। अच्छा, एक माता को कब तक अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? अब कब तक उसे एक्सटर्नल दूध नहीं पिलाना चाहिए? देखो, ये तक कब तक पिलाना चाहिए इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन कब तक नहीं पिलाना चाहिए एक्सटर्नल दूध, जैसे गाय वगैरह का दूध नहीं पिलाना चाहिए। कब? हाँ, 6 महीना तक नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। उस समय बहुत सारे, जैसे माता के दूध में बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं, बहुत सारे विटामिन मिनरल जो जरूरी बच्चे के विकास के लिए जरूरी होते हैं, तो 6 महीने तक उसे बाहरी एक्सटर्नल दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये 3 थे कौन? प्राकृतिक विधि। अब उसके बाद से कौन सा है? कृत्रिम विधि। इसको भी आज ही पढ़ना है कि नेक्स्ट डे?